नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा। खबरों की शुरुआत रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बता दें कि रोहतक में महिलाओं ने पुलिसकर्मी की पिटाई की है। लघु सचिवालय के बाहर जूते चप्पलों से पुलिसकर्मी की पिटाई की गई है। पुलिसकर्मी के साथ महिलाओं ने गाली गलौज की है। महिलाओं की कोर्ट में दरअसल पेशी करवाने के लिए पुलिसकर्मी आया हुआ था। जमीनी विवाद के मामले में महिलाओं की पेशी होनी थी और इसी दौरान महिलाओं ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। गाली गलौज के साथ जूते चप्पलों से पुलिस कर्मचारी की पिटाई की गई है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं ने पुलिस कर्मचारी की पिटाई की है। लघु सचिवालय के बाहर जूते चप्पलों से पुलिस कर्मचारी की पिटाई की गई है। पुलिसकर्मी के साथ मौजूद महिलाओं ने पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज की। खबर पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। धीरेन्द्र, ये क्या वाकया रहा और किस तरीके से इस तरह से हालात बिगड़े? देखिए सरता, ये कल शाम की घटना है। कुछ लोगों के बीच में जमीनी विवाद था और मारपिटाई का मामला था। तो उनके पक्ष की दो महिलाओं को कल जो शिवाजी कॉलोनी थाने के सब इंस्पेक्टर है वो लेके आए थे। लघु सचिवालय में डीटीपीओ मजिस्ट्रेट के यहाँ पर उनकी पेशी थी। लेकिन जैसे ही जिप्सी से उनको उतारा गया, महिलाओं ने जूते चप्पल निकालकर पुलिसकर्मी की पिटाई करनी शुरू कर दी और आरोप लगाया कि ये दूसरे पक्ष से पैसे लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि उनके खिलाफ पहले से मामला दर्ज था। उसके बाद बाकी जो पुलिसकर्मी थे आसपास लघु सचिवालय के पास, उन्होंने आके उसको बीच में छुड़वाया। हालांकि जो दूसरे पुलिसकर्मी है उनके साथ भी उन्होंने मार पिटाई की है। तो कुल मिला के ये महिलाओं का जो मामला था वो आपसी झगड़े का था, जमीनी विवाद था। तो उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई करने के लिए गई थी। तो पुलिस पर उल्टा आरोप लगा दिया कि दूसरे पक्ष से पैसे लेकर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद महिला थाने से कुछ पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिसकर्मी भी पहुंची। बाद में उन महिलाओं को लेकर उनका मेडिकल कराया और पुलिस तैयारी कर रही है कि जो जिन महिलाओं ने मारपिटाई की है, क्योंकि बावर्ती पुलिसकर्मी थे, उनके ऊपर हमला किया गया, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कोर्ट के पास इस तरह का वाकया सामने आया। महिलाओं ने पुलिसकर्मी के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि जूते चप्पलों से पिटाई भी की। पेश करूं मत वीडियो रील पूरी बावर्दी पुलिसकर्मी मौजूद और महिलाओं ने गाली गलौज की पुलिसकर्मी के साथ। जूते चप्पलों से मारा पीटा गया और अब इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई का मन बनाया गया है। पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन महिलाओं पर कार्रवाई हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस तरीके से जो महिलाओं ने बदसलूकी की है पुलिसकर्मी के साथ वो काफ़ी निंदनीय बताया गया। और बता दें कि दरअसल महिलाओं को पेशी के लिए पुलिसकर्मी कोर्ट लेकर पहुंचा था, लेकिन इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने जूते चप्पलों से पुलिसकर्मी की पिटाई की। बीच बचाव करने भी लोग मौजूद थे, लेकिन ये विवाद बढ़ता चला गया। रोहतक से बड़ी खबर के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिलाओं ने पुलिसकर्मी की पिटाई की। दरअसल इन महिलाओं का आरोप यह है कि दूसरे पक्ष से पैसे लेकर इन्हें फंसाया जा रहा है। लड़ाई झगड़े का एक मामला था जिसमें आरोपी महिलाओं को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचा था। इन महिलाओं ने पुलिसकर्मी पर पैसे लेकर मामले में फंसाने का आरोप लगाया और इसके बाद कोर्ट परिसर के पास ही जूते चप्पलों से पुलिसकर्मी की पिटाई कर डाली। फिलहाल पुलिस आरोपी महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रही है। वर्दी में मौजूद एक पुलिसकर्मी पर जूते चप्पलों से वार किया गया और अब इस मामले में पुलिस आरोपी महिलाओं पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। जमीन का एक विवाद था और इसी मामले में पुलिसकर्मी पहुंचा था महिलाओं की पेशी के लिए, लेकिन यहां मौजूद महिलाओं का गुस्सा इस बात से फूट पड़ा। इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी पैसे लेकर दूसरे पक्ष को बचाव करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे पक्ष के बचाव में पुलिसकर्मी पर आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जूते चप्पलों से पुलिसकर्मी की पिटाई कर डाली।
तस्वीरें रोहतक की आप देख रहे हैं और जमीन के विवाद के बाद लघु सचिवालय के बाहर जूते चप्पल से पुलिसकर्मी की पिटाई की गई। पुलिसकर्मी के साथ ये महिलाएं थी और कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ पर लेकर पहुंचे थे। अब खबर इंद्री से। इंद्री के गांव में सेल्स गर्ल के साथ रेप का वीडियो सामने आया है। गांव के पूर्व सरपंच ने पुलिस को शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक वीडियो 3 महीने पुराना है। इन तस्वीरों को साफ साफ आपको ना दिखाना हमारी मजबूरी के साथ साथ जिम्मेवारी भी है। ये हैवान एक युवती के साथ रेप कर रहा है और युवती के आनाकानी करने पर थप्पड़ भी मार रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है और इन तस्वीरों को देखकर तो इस हैवान की तुलना जानवरों से भी नहीं की जा सकती। हमारे गांव में एक लड़की सामान बेचने के लिए आई थी और उसके साथ राम त्यागी, श्याम त्यागी, सनो प्रिंसिपाल, अंकुर, सनो मोहनलाल, तीन आदमियों ने, एक आदमी श्याम दिख रहा बलात्कार कराया, रेप कराया उसके साथ। और मैंने एसपी साहब को मिलकर 5-7 आदमियों ने दरखास्त दी इनके खिलाफ, जो उसने एसपी साहब ने डिप्टी हेडक्वार्टर को भेज दी। डिप्टी हेडक्वार्टर ने एसएचओ साहब के नाम कर दी और पर्चा दर्ज करने के लिए कहा। दरअसल मामला 3 महीने पुराना है, जब एक सेल्स गर्ल गांव में सामान बेचने आई। इसी दौरान 4 लोगों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। शिकायत रामकुमार के मुताबिक पुलिस ज्यादा कर नहीं रही है और उसे इस मामले में परेशान किया जा रहा है। वहीं पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की गिरफ्तारी की बात कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों तक पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। एसएचओ साहब ने पर्चा दर्ज कर दिया, गिरफ्तारी नहीं डाल रहा, गिरफ्तारी इसकी नहीं डाली और मेरे लड़के को बुला रहा बार-बार, मेरे को टॉर्चर कर रहा। आज सुबह मेरे घर पुलिस गई और कहा कि अपने लड़के ना लेकर आ जाओ वहाँ से, उससे पूछताछ करनी। 15 तारीख को हमने इसमें केस दर्ज कर लिया था और पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो उसमें विक्टिम है उसकी शनाख्त की जाए और जो उस वीडियो में लड़का दिख रहा है उसे आज अरेस्ट किया गया है। उसकी पुलिस रिमांड सीख करके आइंदा तफ्तीश की जाएगी। तो इसमें कोई गिरफ्तारी भी की है? आज एक लड़का जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एक्ट जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो लड़का है उसको आज अरेस्ट किया है। ये पता लग रहा है कि वो सरपंच का भी इलेक्शन वगैरह लड़ा। हाँ, वो उसने इलेक्शन जो बता रहे हैं कि सरपंच का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वीडियो में वो क्लियर आ रहा है। इस मामले में खास ये भी है कि अब तक पीड़िता का पता नहीं चल पाया है, वो कौन थी और कहां से आई थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही मामले की पूरी सच्चाई बाहर लाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन शिकायतकर्ता के पुलिस पर आरोपों ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। लेकिन जरूरत इस बात की कि ऐसे दरिंदों को कतई न बख्शा जाए। करनाल से नमनदीप सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द कर दी गई है। उन्हें दिल्ली के अस्पताल से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला इस बात से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने अपने दोनों पोतों दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को गद्दार करार दे दिया। इतना तो उनकी पत्नी ने भी इस तरीके से बयान दिया है। पत्नी स्नेहलता चौटाला ने यहां तक कह दिया कि अजय चौटाला का परिवार उनकी अर्थी को कंधा तक न दे। धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएंगे और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। ये एक दादी का दर्द है जो अपने पोतों से इस कदर आहत है कि उन्होंने साफ कर दिया कि उनके मरने के बाद अजय चौटाला परिवार उनकी अर्थी को कंधा तक ना दे। रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएंगे और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। इनेलो की सियासी लड़ाई तो पहले ही जगजाहिर हो चुकी थी, लेकिन ये लड़ाई इतना गंभीर रूप लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल ये सारी लड़ाई इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की फरलो रद्द होने के बाद शुरू हुई।
खुद ओपी चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय को गद्दार तक कह डाला। कोई नई बात है क्या? मेरे खिलाफ तो लगातार साजिशें हो रही है और साजिश के तहत मेरी फरलो कैंसिल की गई है। चौटाला साहब, आप दुष्यंत और दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेद रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूंगा। वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि दिग्विजय और दुष्यंत की वजह से ओपी चौटाला आहत हुए हैं और जेजेपी और आप की मिलीभगत से उनकी फरलो रद्द हुई है। 3 हफ्ते की मंजूरी दी और उसके बाद 18 तारीख को उस पर एक शर्त लगा दी गई कि आप कहीं भी राजनीतिक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। बगैर कोई कारण बताए उनकी फरलो रद्द कर दी और गिरावट दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला यहां तक आ गए। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता। फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के लिया। तो इनेलो का सियासी घमासान अपनी चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि अब देखना यह है कि चौटाला परिवार की यह जंग आगे क्या रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द कर दी गई है और उन्हें दिल्ली की अस्पताल से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला ने इसे साजिश करार दिया। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। में उपचुनाव हो रहे हैं और ओपी चौटाला की फरलो रद्द हो गई है। देखिए, इस वक्त वो जो है अस्पताल से निकलकर तिहाड़ जेल की ओर जाएंगे। हम उनसे कोशिश करेंगे बातचीत की, ओपी चौटाला से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ वो कहते हैं, उनका क्या कहना है। ओपी चौटाला साहब, आपकी फरलो रद्द की गई है, आप क्या कहेंगे? चौटाला साहब की गई है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फरलो रद्द की गई है आपकी। कोई नई बात है क्या? मेरे खिलाफ तो लगातार साजिशें हो रही है और साजिश के तहत मेरी फरलो कैंसिल की गई है। चौटाला साहब, आप दुष्यंत और दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेद रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूंगा। चौटाला साहब, आप फरलो पे जा रहे हैं, क्या आप स्वस्थ हैं? अरे तो क्या कर रहे हो आप? क्या स्वस्थ हैं? आपको ले जाया जा रहा है? नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। तो चौटाला साहब, क्या जींद में जिस प्रकार से वहां पे राजनीति चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जींद की राजनीति चाहे कुछ भी चले, जींद जो है वो मेरे पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र है और इसलिए जींद के लोग उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सर, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आपने फरलो इसलिए रद्द करवाई है खुद से क्योंकि दुष्यंत दिग्विजय के खिलाफ आप प्रचार नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहता? मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों को कभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। परिवार में आपके टूट हो गया, क्या कहेंगे इस पे आप? राजनीति में परिवार नहीं चलता, राजनीति में व्यवहार चलता है और मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ। किसी के लिए वोट देने की अपील करेंगे आप? उमेद रेड्डी जो है वो मेरी पार्टी का उम्मीदवार है। मैं उसके लिए हर एक से अपील करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि इसको भारी मतों से विजयी बनाओ। दुष्यंत दिग्विजय के खिलाफ कुछ कहेंगे आप? मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना। मुझे मेरे पार्टी के उम्मीदवार के प्रति लोगों को ये राय देनी है कि वो उसको जिताने का काम करें। दिग्विजय के खिलाफ कुछ कहेंगे? मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं करता। मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए लोगों से वोट की अपील करूंगा। तो ये आप देख रहे थे कि किस प्रकार से ओपी चौटाला हैं, इनको तिहाड़ जेल आज शिफ्ट किया जा रहा है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में ये पिछले कई दिनों से भर्ती थे। एलएनजेपी हॉस्पिटल से इनको तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है और इनका कहना है कि ये भी स्वस्थ नहीं है और इनको तिहाड़ शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि मेरी फरलो साजिश के तहत रद्द की गई है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो इनेलो के पक्ष में वोट करें, हमारा उम्मीदवार जो खड़ा है उसके पक्ष में वोट करें, ना कि उसके पक्ष में जिन्होंने जो है पार्टी को तोड़ने का काम
किया है। और जो इन्होंने अपने पोतों को जो है और अपने बेटों को भी साथ में ये भी कहा है कि वो द्रोही हैं और उन्होंने पार्टी को तोड़ने काम किया है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अविनाश तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जींद उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। चुनाव प्रचार में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां इनेलो उम्मीदवार उम्मेद सिंह रेढू के पक्ष में इनेलो लगातार प्रचार कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी भाई दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के प्रत्याशी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर रैली करके चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि कौन जनता को कितना रिझा पाता है। तो जींद उपचुनाव में सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी जीत को लेकर आश्वासन दिखाया है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद जींद बदलेगा, जिंदगियां बदलेंगी। जींद का उपचुनाव बड़ा आम सा चुनाव होता शायद, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की पार्टिसिपेशन के बाद इसका लेवल एकदम बढ़ गया है। और ये जो पार्टिसिपेशन थी आपकी, इसके बारे में ज्यादा पहले बात नहीं हुई, ये एक सडन डेवलपमेंट थी। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं, ये जो आपका सडन नॉमिनेशन हुआ इस सीट के लिए? जींद इतिहास लिखता भी है और जींद इतिहास बदलता भी है। हमने कई बार सरकारें बनाई और बदली, पर यह सच है कि 6 साल ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 6 रुपया जींद की तरक्की पर नहीं खर्च किया। 5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 4.5 वर्ष तक जींद की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखा। अब वो सब लोग तरक्की के वादे कर रहे हैं जिन्होंने जींद के साथ विश्वासघात किया। जाट डोमिनेटेड एरिया में जहां से जाट लीडर नहीं जीते, वहां से एक जाट लीडर रणदीप सुरजेवाला क्या सोच के इस बार रण लड़ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि जीत कैसे हासिल होगी? इसलिए कि मेरी जात मेरा काम है, मेरी जात जींद है, मेरी जात तरक्की है, मेरी जात विकास है, मेरी जात और काम जाति के जहर को तोड़ना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जाति का ये जहर जो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल और दूसरी पार्टियां बो रही हैं, हम इसे ध्वस्त कर देंगे। कि कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव लड़ेगी कि जींद को बदलना है। हमने इसलिए कहा भी, जींद बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगे। जैसा आपने बताया, जींद का ये जो उपचुनाव है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गया है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसी रहेगी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं। तो उस हिसाब से आप समझते हैं कि आपके ऊपर जो दायित्व है या आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो आपके ऊपर प्रेशर है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक इंडिकेटर इलेक्शन बन गया है। मुझे नहीं लगता। 2 बातें देखिए, पहली, हर चुनाव एक नई चुनौती है और जींद का चुनाव इसलिए चुनौती है कि अगर लोगों को ये निर्णय करना है कि वो जाति पाति के उसी ढर्रे में जहां हम जी रहे हैं, मेरा जिला, वैसे जिएगा या जिंदगियां बदलने, तस्वीर बदलने, तकदीर बदलने का चुनाव नए सिरे से लिखेंगे, ताकि वो मेरे साथ मिलकर जींद को सबसे बेहतरीन जिला और बेहतरीन इलाका बना सकें। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है, पर खट्टर साहब ने तो पहले ही अपनी हार मान ली। पीछे आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जहां बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहे थे कि आपके गले का कांटा निकल गया। बात ये कही जा रही थी कि शायद आप इस चुनाव में जीत हासिल नहीं करेंगे और एक तरीके से वो जो चैलेंज है वो चैलेंज हट जाएगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अगर आप ये चुनाव जीत गए तो आपका कैंडिडेचर फॉर चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ हरियाणा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बात बड़ी सीधी है। रामविलास शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, पर बहुत निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनके 40 साल के भाजपाई काम को कूड़ेदान में डाल दिया और एक बिल्कुल नए श्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया कि वो उनके साथ एक कमरे में आरएसएस के प्रचारक के तौर पर रहते थे। वो अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं। इस पीड़ा से उनकी, मुझे और हुड्डा साहब को सहानुभूति है, पर हमें फर्क कुछ नहीं पड़ता। कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी अब कह दिया कि हम जेजेपी जननायक जनता पार्टी को सपोर्ट देंगे। आपके पास लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी कॉन्टेस्ट कर रही है, बीजेपी आपके अगेंस्ट खड़ी है, कांग्रेस के अंदर भी कहा जाता है कि कुछ चैलेंजेस हैं। तो इस तरीके से आप इस सारी चीज को देखते हैं तो किस टाइप का प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल
का चेहरा बेनकाब हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों ने कंडेला में हत्या की, किसानों की और गरीबों की, अब अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो अब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा की राजनीति में उनके साथ हैं जिन लुटेरों से वो लड़ने की बात करते हैं। 6 बार आपने चुनाव लड़े, 5 बार आप चुनाव जीते, कैथल से जीते, नरवाना से जीते, अब जींद को आप क्या प्रोमिसेस दे रहे हैं? जींद बदलना और जिंदगी बदलना ही मेरा ध्येय, लक्ष्य और कर्तव्य है। मैंने कहा है कि मैं यहीं से विधायक रहूंगा और मैं जींद की जिंदगियां बदलूंगा। क्या 7 महीने जो शायद आपको मिलेंगे वो उसके लिए काफी होंगे? देखिए, इसीलिए मैंने कहा 7 महीने भी ये सरकार चलेगी नहीं, ये तो सरकार 90 दिन में गिर जाने वाली है। और इसलिए जींद का उपचुनाव मील का पत्थर होगा, कांग्रेस की सरकार का नींव का पत्थर होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम जींद का नया विकास करेंगे। तो जींद को बदलेंगे, जिंदगियों को बदलेंगे, ये रणदीप सुरजेवाला का दावा है कि आने वाले वक्त में जींद में कांग्रेस की जीत के साथ ही एक सियासी नींव भी कांग्रेस के लिए रखी जाएगी। बहरहाल बता दें कि जींद के रण में अब सभी दलों के दिग्गज उतर चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि जनता किस पर एतबार करेगी, ये बात 31 जनवरी को साफ हो पाएगी। जींद पर राज करने के लिए जोर आजमाइश जारी है। मतदान में अब 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने भी जी जान लगा दिया है और धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जींद में राज लाने की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए बनने की लड़ाई कौनी, यही मैं कहूं, ये मूर्ख बना रहे हैं सब। ये लड़ाई राज लाने की है और मैंने ये निर्णय किया है। आज आपको कह के जाता हूं सरपंच साहब, किस तरीके से आगे लेकर के। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर भी सुरजेवाला को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं। तंवर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर सुरजेवाला के लिए वोट मांग रहे हैं। सबको किस तरीके से आगे लेकर के बढ़े, छत्तीस बिरादरी के नेतृत्व के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का अपने लोगों ने देखा है मामला सारा पूरी तरीके से फेल साबित ये सरकार हुई है। किसानों के मुद्दे पर, गरीब के मुद्दे पर, खेती और मजदूर की बात हो, कर्मचारी की बात हो, किसी भी उसमें देख ले। आम आदमी पार्टी का सवाल है, कोई हरियाणा में ना तो उनका जनाधार है और ये तो नई बच्चा पार्टी बनी है, तो बच्चे के समर्थन में आए हैं, अच्छी बात है। बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार के मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा के लिए वोट मांगी। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने उन आरोपों पर सफाई भी दी जिसमें कृष्ण मिड्ढा को इंपोर्ट करने की बात कही जा रही है। ये जो जींद का महाभारत है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी पार्टी के ऋषि पुरुष थे जिन्होंने एकात्म मानववाद दिया था। वो कहा करते थे चुनाव में 3 P देखनी चाहिए, पर्सन ऑफ द पार्टी, प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी, पर्पज ऑफ द पार्टी। हमारा उम्मीदवार डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा का पुत्र, डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जनसंघ परिवार के सदस्य, पुराने समय में उन्होंने हमारे संगठन के लिए अपने जवानी लगाई।